Hi, committed achievers. So, I'm Isha Singh, and today I'm coming back with a new revision video, FEMA Act 1999. So, this is a chapter which is called a very toughest chapter in the CA final law, but I had tried my best to make this chapter easier for you. And I'm here using the study material of ICI to make your revision a detailed revision of the FEMA Act 99. Any other book that you're referring, just you can use that. Okay, so let's get started. FEMA Act 1999. Okay, इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? Why this act has been implemented? Basically, there is a lot of transaction between the resident and the non-resident, which is outside India. And बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? उन सबको रेगुलेशन करने के लिए उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये लेके आया गया फीमा एक्ट। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि परमिटेबल, फ्रीली परमिटेबल है कि आप उसको बिना किसी से अप्रूवल लिए कर सकते हो? ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसमें एक पर्टिकुलर रेगुलेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया बाय द आरबीआई? तो इन सब ट्रांजेक्शन के लिए फीमा एक्ट को लेके आएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। ओके, बेसिकली यू कैन सी दैट देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है? नॉन रेसिडेंट बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं, उनके लिए ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो कि फ्रीली परमिशेबल ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है? इन सब चीजों को करने के लिए अगर मान लो कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए किस तरह से अपील होगा, किस तरह से संभाला जाएगा, तो एक पूरा इंटरनेशनल लेवल की ट्रेड मार्केट को सिक्योर करने के लिए, ट्रेड मार्केट की टर्म्स को डिफाइन करने के लिए किस तरह से होगा, इसलिए फेमा एक्ट को लेके आया गया, ठीक है? फेमा एक्ट में आप देखोगे प्रीएम्बल क्या है, किस लिए लेके आगे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट फैसिलिटेट करने के लिए, और गवर्नमेंट का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए, तो इन सब चीज को डेवलपमेंट करने के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करने के लिए इस फेमा एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है? फेमा एक्ट देखो आपका होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है? ये एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इसमें आपका इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ये बहुत चीज इम्पोर्टेंट है कि एनी पर्सन, ठीक है? अब सपोज मैं इंडिया की रेसिडेंट हूँ और मेरा कोई जापान में मेरा कोई ऑफिस या फिर ब्रांचेस, ठीक है? तो वो ऑफिस एंड ब्रांचेस पे भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि फेमा एक्ट मुझ पे एप्लीकेबल हो रहा है बिकॉज आई एम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ऑल द ऑफिस ब्रांचेस जितने भी आउटसाइड इंडिया है उस पे भी ये एक्सटेंड हो जाता है अगर ये ओन्ड या कंट्रोल्ड है, ठीक है? मेरा ओनरशिप है या मैं उस पर्टिकुलर ब्रांच को कंट्रोल करती हूँ, उस केस में ये फेमा एक्ट उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक? ओके, डेफिनेशन पार्ट पे करते हैं। तो डेफिनेशन पार्ट में मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन क्या होता है? ऑथराइज पर्सन मतलब आप कोई भी डीलर जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, मतलब अगर आपको डॉलर चाहिए सपोज, तो आप फीस उसको देते हो और वो आपको कन्वर्ट करके डॉलर देता है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑथराइज पर्सन, ठीक है? आपका कोई भी ऑथराइज डीलर, कोई भी मनी चेंजर, मैंने आपको बताया ना कि मनी को चेंज करते हैं, आरबीआई इसको ऑथराइज करते हैं कि ठीक है तुम ये एंटिटी ऐसी जो कि ऑथराइज डीलर का काम करेगी, ठीक? मनी चेंजर। एंड देन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। व्हाट इज द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट? ओके, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है? वो आपका एक आईएफएससी में लोकेटेड एक एंटिटी होती है, ठीक है? जो क्या काम करती है? मनी चेंज का काम करती है, एक इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन जो लोन लेते हैं और जो लोन देते हैं। सपोज मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में देने वाला एक लोन देने वाली एंटिटी है, ठीक है? और इंडिया में किसी को सपोज मुझे लोन लेना है, तो मुझे लोन किसमें चाहिए? रुपीज में चाहिए, और वो जो पर्सन जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे वो किसमें देगा लोन? वो मुझे डॉलर में देगा। इसका मतलब वो तो डॉलर में दिया, मुझे रुपीज में चाहिए, तो उस डॉलर को लेके कन्वर्ट करके मुझे रुपीज देना काम कौन करती है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट करती है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब एक आईएफएससी में लोकेटेड एंटिटी जो बिटवीन अ लेंडर एंड बोरोर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है और उसके कंट्री की करेंसी में लोन देती है, लोन लेती है। इसको बोलते हैं ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन मतलब ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर है। Now moving towards the next definition, that is called the capital account transaction, ठीक है? Capital account transaction क्या होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसे जो किसी रेजिडेंट इन इंडिया के असेट्स लायबिलिटीज को चेंज करते हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है? कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि जो इंडिया का रहने वाला है, रेजिडेंट इन इंडिया है,
that alters the asset and liability, including the contingent liability of a person who is a resident in India. ठीक है, तो इंडिया वाले के लिए तीन चीज बताई गई है, asset, liability and contingent liability of a resident in India outside India. ठीक, एंड दूसरा बताया गया कि अगर कोई पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रहता है एंड उसका एसेट एंड लायबिलिटी इंडिया में क्रिएट होती है, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाता है. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन. राइट, नाउ अभी हम देखते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं सेक्शन 6 में. ठीक है, अभी इसको रहने दो. देन हम बात करते हैं आपका पर्सन. तो पर्सन आपका क्या है, जो भी इनकम टैक्स में आपका पर्सन डिफाइन है ना, वही सेम पर्सन आपका यहाँ पे भी डिफाइन है. ठीक है, एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या कहलाता है? सपोज करो कि मैं तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इंडिया में रहती हूँ, तो अगर मान लो मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहती हूँ, मैंने क्या बोला, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहती हूँ और मैं इंडिया के बाहर कभी भी नहीं गई, मैं पूरे इंडिया में ही रही, उस केस में मैं यहाँ की रेसिडेंट मानी जाऊँ. ठीक है, पर अगर सपोज करो कि मैं 182 डेज में रह ली यहाँ पे, ठीक है, पर 185th डे पे क्या हुआ कि मुझे बाहर जाने की इम्पोर्टेंस है, मेरी जॉब लगी. आपको मैं बताना भूल गई, मेरी हांगकांग में जॉब लगी, मैं जा रही हूँ वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मेरा 182 डेज में तो मैं इंडिया में रही, पर मैं अब एम्प्लॉयमेंट के लिए हांगकांग जा रही हूँ. Although I stayed more than 182 days in India, but if I am going outside India for the employment purpose, for business purpose, or for the purpose of anything that indicate that I am going for uncertain period, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगी. Okay, in these three cases, this is considered as a person which is outside India. भले 182 दिन से ऊपर इंडिया में रहा है, पर अगर वो बाहर चला जाता है इन तीन पर्पस के लिए, उस केस में वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाता, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लो कि बाहर का कोई रहने वाला बनता है, मान लो मेरा मिस्टर स्मिथ मेरा एक फ्रेंड है स्मिथ, अगर वो बाहर रहता है, एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, अगर वो इंडिया में आता है, ठीक है, और वो इंडिया में 183 डेज रह जाता है, पर वो इंडिया में किसी अदर पर्पस से आया, तो उसका पर्पस यहाँ पे कोई बिजनेस करना है या फिर कोई उसकी जॉब वॉब नहीं लगी थी, या कोई ऐसा कुछ नहीं था कि जो वो अनसर्टेन पीरियड के लिए रह रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो सब ऐसे ही आया था. एक्चुअली इसके पेरेंट्स बीमार पड़ गए थे, तो पेरेंट्स को देखने आया था, तो भले ही वो 183 दिन 184 दिन कितने भी दिन रह ले, दैट डजंट मैटर. वो अगर सिर्फ इन तीन पर्पस के लिए आया होता तभी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है. ठीक है, कोई भी person which is resident of outside India and which is coming for the employment purpose, which is business purpose or any other purpose which indicates his intention कि वो uncertain period के लिए आया है, तो इस केस में उसको person resident in India तभी मानेंगे अगर ये तीन पर्पस के लिए वो इंडिया में आया है, अदरवाइज इसको नहीं माना जाएगा. आई होप आपको क्लियर है. मैं एक शॉर्टली समरी में बता देती हूँ. अगर कोई भी नॉर्मल, हर चीज केस हटा दो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं कि अगर वो 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में रह लिया तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा. ठीक, अगर कोई पर्सन भले ही वो 182 दिन के ऊपर रहा हो इंडिया में, पर अगर वो इंडिया के बाहर चला जाता है किसी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, या फिर कोई ऐसे पर्पस के लिए जिसका वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जाएगा, उसको पता नहीं कि वो कब आएगा, इन तीनों केस में वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएगा. ठीक है, और अगर कोई बंदा है जो कि इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया के अंदर आया किसी अदर काम के लिए, उसको कोई बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट करना नहीं था, उस केस में वो भले ही 182 डेज से ज्यादा रह ले इंडिया में, वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं कहलाएगा. ठीक है, और अगर बाहर रहने वाला बंदा किसी उसका जॉब लगे यहाँ पे, कोई बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आया है या फिर किसी अदर सर्कमस्टांसेस के लिए आया जो कि अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, भले ही वो 182 डेज रहे या ना रहे, दैट डजंट मैटर एट ऑल. वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आके तो उसी दिन से, जिस दिन के लिए वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आया या बिजनेस करने के लिए आया, उस दिन से वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाता है. आई होप कि मैंने आपको बहुत क्लियर कर समझा दिया है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. ओके, व्हाट इज दैट? अगर मान लो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी कंपनी, ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है तो वो भी आपका पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाती है. एंड अगर मान लो कोई भी बाहर का रहने वाला है, स्मिथ है, स्मिथ का कोई यहाँ पे ऑफिस या ब्रांच है,
उस केस में भले ही वो इसमें बाहर रह के उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पर वो स्टेबलाइज कहाँ पे, इंडिया के अंदर स्टेबलाइजेशन, इसलिए वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, वो ऑफिस रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। ओके, देन अगर मान लो कोई ऑफिस या ब्रांच ऐसा जो कि इंडिया के बाहर है, जिसका कंट्रोल यहाँ का रहने वाला कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कह रहा है, तो भी वो ब्रांच भले आउटसाइड इंडिया कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, इंडिया में रहती हूँ, तो वो ब्रांच भी रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। वही हम लोगों ने पढ़ा ना 180 डेज, ये सारा इसमें इलेबोरेट यहाँ पे किया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप एग्जाम्पल्स एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। या तो सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, वन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, चलो एक बार डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। तो एक मिस्टर आलिया है, वो क्या एयर हॉस्टेस है, ठीक है, और वो पूरे पूरे मंथ में 12 डे तक फ्लाई करती है, ठीक, और 18 दिन का ब्रेक लेती है। वो ब्रेक लेती है ना, तो वो किसी भी जो भी कंट्री होता है, जो भी सिटी में जहाँ पे वो रुकी हुई है, उसके हेडक्वार्टर में ब्रेक लेती है, ठीक है, पर सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से क्या हुआ कि इस बार वो मुंबई में ठहरी है, ठीक है, और वो मुंबई में 182 डेज से ज्यादा रह ली। ओ माय गॉड मैम, 182 डेज से ज्यादा रह ली, पर्सनल रेसिडेंट है? नहीं बेटे रुको, अभी क्या बोल रहा है कि 182 डेज से ज्यादा रही है, पर यहाँ पे क्या मैंने आपको क्या बताया था, अगर बाहर का रहने वाला इंडिया के अंदर आता है तो वो सिर्फ 3 पर्पज से आएगा, तभी वो पर्सनल रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, अदरवाइज वो कहला नहीं सकता। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, अगर वो बिजनेस के लिए आया है, या फिर ऐसी किसी चीज के लिए आया जो कि अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, तो ही वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो यहाँ पे ना ही वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आई है, ना ही कोई बिजनेस करने के लिए आई है, और ना ही कोई अनसर्टेन पीरियड के लिए, वो तो आराम कर दी बेचारी, तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं है, ठीक है, भले ही वो 182 डेज से ज्यादा रही है, but she cannot be considered to be a person resident in India. Okay, now coming to the next section number 3 is what about डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, तो इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल, वो कोई पर्सन ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि आपका एक फ्रेंड था, वो यूएसए से आया और आपको बोलता है कि मैं आपको $10,000 देता हूँ, मुझे यहाँ पे इंडिया में घूमना है बहुत ज्यादा, तो मुझे आप रुपीज में उसको कन्वर्ट करके दे दो, मैं आपको आज $10,000 देता हूँ। आप अगर ऐसा करते हो ना, तो ये आपका आप यहाँ पे गलत करते हो, यहाँ फेमा एक्ट आप ब्रिज करोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन से ही फॉरेन एक्सचेंज को डील किया सकता है, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन की करेंसी को एक्सचेंज किया सकता है, ठीक है। फर्स्ट इज डील कोई भी नहीं कर सकता, ऑथराइज पर्सन से ही डील करना तो करना है आपको। दूसरा बोलता है मेक एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। सपोज करो कि कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, एंड उसने इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, तो अगर आप उसके बिहाफ पे प्रीमियम का पैसा पे करते हो, तो ये भी आपको अलाउ नहीं है। आप किसी भी पर्सन के बिहाफ पे, किसी भी जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसके बिहाफ पे आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते। बेसिकली इसलिए ना क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा आउटसाइड फॉरेन एक्सचेंज मेरे इंडिया के अंदर आए, फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आए मेरी, इसलिए हम ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी और को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, वो पेमेंट करे अपना, ठीक है। थर्ड वन बोलता है कि अगर आप किसी भी ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी और से रिसीव करते हो पेमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरी होटल है, ठीक है, और मेरे होटल में कोई बाहर का, मान लो सपोज डेनियल रेडक्लिफ आया हुआ है खाना खाने के लिए, हैरी पॉटर, ठीक है, वो खाना खाने के लिए आया, वो उसने मुझे बोला लीजिए मैम आपका $200 का ये आपको खाने का मैं पे कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ ना $200, तो वो भी मेरे ऊपर केस हो सकता है फिर मैंने ब्रिज किया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं किसी भी पर्सन से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन से ही फॉरेन एक्सचेंज को ले सकती हूँ। एंड फोर्थ बोलता है आपका कोई भी ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो कि क्रिएशन या फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू एक्वायर सम प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया कराता है। फॉर एग्जाम्पल इसको बेसिकली बोलते हैं हवाला ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो कि मैंने कोई सामान बाहर से इंपोर्ट कराया, ठीक है, मैंने कोई चाइना से इंपोर्ट किया और मुझे वहां पे उसको पेमेंट करना है, जिससे मैंने खरीदा उसको मैंने पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन होता है, हर एक कंट्री में होता है, उस ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के लोग क्या करते हैं कि अब उनके बहुत सारे बंदे होते हैं हर एक कंट्री में,
तो मैंने क्या किया कि मुझे 1 लाख रुपीज पे करना था, मालूम $10,000 मुझे पे करना था। तो मैं क्या कि मैंने उसको 1 लाख रुपीज दे दिया उस पर्सन को जो कि इंडिया में रहता है। उसने अपने वहाँ का जो पर्सन का जो डीलर है, उसके साथ एसोसिएशन उसका, उसको कॉल करता है कि हाँ इस फलाने बंदे को इतना डॉलर रुपए तुम ले दो उठा। इसको कहते हैं हवाला ट्रांजैक्शन करना। हवाला ट्रांजैक्शन मतलब अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो मिलकर क्या करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं जिसमें आपको ऑथराइज पर्सन से एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपनी इंडियन करेंसी में उसको रुपीज दो, वो वहां के बंदे से कहता है कि आप वहां पे जाके मेरे इस वाले पर्टिकुलर डीलर को पैसे दे दो उसकी करेंसी में। ये भी करना आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। तो 4 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि एकदम प्रोहिबिटेड है, आपको ये नहीं करना है। पर अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप अगर स्पेशल परमिशन ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये चारों एक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाए हैं वो है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन नंबर 4, होल्डिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई भी इंडिया का रहने वाला ना कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, ना ओन कर सकता है, ना पोजेस कर सकता है, क्या क्या 3 चीज। ना कोई फॉरेन एक्सचेंज को मतलब फॉरेन की करेंसी को, ना फॉरेन सिक्योरिटीज को, ना ही कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बाहर है। तो इन तीनों चीज को मेरे पास इसका ओनरशिप नहीं हो सकती, मैं खरीद नहीं सकती। पर मैं खरीद सकती हूँ अगर मैं कुछ भी कंडीशन को सेटिस्फाई करूँ, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उसके बेसिस पे आप खरीद सकते हो इन सब चीजों को, अदरवाइज नॉर्मली आप नहीं खरीद सकते। ओके, अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की। ओके, सो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जो कि कैपिटल ट्रांजेक्शन के अलावा ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन के अलावा के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब any asset creation of any asset, any liability, any contingent liability for person which is resident in India, or any creation of asset and liability in India of person which is resident outside India, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन के अलावा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन कौन कहलाते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। एंड ये इंक्लूड करता है इन चारों को भी, ठीक है। दिस लिस्ट आर इंक्लूसिव लिस्ट, इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट। This is given for just to understand that what is the meaning of a current account transaction, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? अगर आप अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर आप अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करते हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप मान लो कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेते हो या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी लेते हो, मतलब जैसे वर्किंग कैपिटल लोन है आपका, कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई भी फैसिलिटीज लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सेकेंड बोलता है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो इंडिया के बाहर और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई इनकम होती है, या फिर कोई आप अगर लोन लिए हो और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। अगर आप कोई भी अपने पेरेंट्स को, कोई भी स्पाउस को, कोई भी चिल्ड्रन जो कि आपके इंडिया के बाहर है, उसको आप कोई लिविंग एक्सपेंसेस देते हो, तो ये भी आपको क्या कहलाता है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाता है। एंड आपको फोर्थ है कि अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए जा रहे हो, कोई एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तो उस पर आप एक्सपेंसेस जो भी पे करते हो। ओके, सो दिस इज योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब एग्जांपल्स दिए हुए आप एक बार गो थ्रू करना। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि अगर आपका ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी या शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी है तो उस केस में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन? शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये क्या होता है? तो अगर आप इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी सामान इम्पोर्ट करते हो और उसको अगर आप विद इन 6 मंथ उसको वापस कर देते हो, रिटर्न कर देते हो पैसा, तो उसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म की आपने क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर आप 7 मंथ की बात पे करते हो तो उसको कहते हैं हम लोग कि इम्पोर्ट वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसी तरह से एक्सपोर्ट में अगर आपका 9 मंथ के अंदर रियलाइज हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। अब ये सब आपका सारा डिटेल दिया हुआ है कि हाँ ये है वो है ऐसे है वैसे है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो कि आपको कहाँ पे है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000 में आप पढ़ोगे, ठीक है। क्या नाम है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आप जब भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो आप बोलोगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रीड विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000, इसके साथ ही आप हमेशा एग्जाम में लिखो। तो देखो आपका जो फेम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000 है उसमें 3 टाइप के कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन दी हुई है, ठीक है।
पहला बोलता है आपका प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन दैट यू कैन नॉट डू एट एनी कॉस्ट, यू कैन नॉट डू दैट। सेकंड ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन for which you have to take the prior approval from the government of India. And the third category of transactions are those transactions for which you have to take a RBI permission. Okay, so let us discuss this one by one. First of all, this is called a Schedule 1, which is a prohibited transaction. You cannot do this at any cost. यहाँ पे देखो बेटा, टोटल 8 पॉइंट्स है आपके जो कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, जो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो रेमिटेंस 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 मतलब बाहर पैसा भेजना, आउटसाइड इंडिया में पैसा भेजना, उसको बोलते हैं हम लोग रेमिटेंस करना। ठीक है, तो पहले रेमिटेंस रेमिटेंस वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला आपका रेमिटेंस होता है कि अगर आप कोई भी लॉटरी जीतते हो इंडिया के अंदर और जो आपको लॉटरी का मनी मिलता है उसको आप इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते। अगर आप कोई भी हॉर्स रेस वगैरह जीते हो, रेसिंग राइडिंग जीते हो, या फिर कोई अदर हॉबी से आप कोई भी पैसा जीते हो, तो आप उसको इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, अगर आप कोई लॉटरी टिकट खरीदना चाहते हो, आपके बैंड मैगजीन्स खरीदना चाहते हो, कोई भी फुटबॉल पोल्स, आपके स्वीप स्टिक्स वगैरह आप खरीदना चाहते हो जो विच इज आउटसाइड इंडिया, तो वो भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए आप पैसा नहीं भेज सकते। तो अभी तक मैंने 3 चीज क्या क्या बोला। आप लॉटरी की इनकम जो आपने इंडिया में कमाया उसको बाहर नहीं भेज सकते। आपने जो भी यहाँ से रेसिंग या राइडिंग करके आपने जो अर्निंग की है उसको आप इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते। या फिर आप इंडिया के बाहर कोई भी बैंड मैगजीन्स खरीदने के लिए, कोई भी लॉटरी की टिकट को खरीदने के लिए, कोई भी फुटबॉल पोस्ट स्वीप स्टिक्स को खरीदने, मतलब ये सब सारे सारे गैम्बलिंग की चीजें होती है, इन सबको खरीदने के लिए आप इंडिया के बाहर पैसा नहीं भेज सकते। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर डिविडेंड रीबैलेंसिंग अप्रोच एप्लीकेबल है कि डिविडेंड आपको बैलेंस करके रखना है, वो कंपनी इंडिया के बाहर किसी को डिविडेंड नहीं पे कर सकती, उसका मनी रेमिटेंस नहीं कर सकती। एंड फर्स्ट वन, अगर कोई भी आपने नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट इंडिया के अंदर खुलवाया है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, एंड उस अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो आप उस इंटरेस्ट को भी इंडिया के बाहर नहीं दे सकते। ठीक है, 5 पॉइंट्स मेरी तरफ देखो फटाफट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट, एमसीक्यू में तो आ जाता है। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है या फिर इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 पॉइंट मैंने बताया रेमिटेंस से रिलेटेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट कि आप लॉटरी इनकम के लिए पैसे नहीं भेज सकते। सेकेंड पॉइंट आपका, आप कोई भी रेसिंग वगैरह यहाँ पे आपने कोई भी जीती, उससे आप उसका मनी जो भी आप कमाए हो उसको आप बाहर नहीं भेज सकते। थर्ड वन, आप कोई भी बैंड मैगजीन्स के लिए, फुटबॉल पोल्स स्वीप स्टिक्स को खरीदने के लिए, लॉटरी टिकट्स को खरीदने के लिए इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते। फोर्थ वन, कोई भी कंपनी जिसके ऊपर डिविडेंड रीबैलेंसिंग अप्रोच इज एप्लीकेबल, वो आपका डिविडेंड इनकम रेमिटेंस नहीं कर सकती है। फिफ्थ वन, अगर कोई भी आपने नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, क्या मैंने बोला, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, उस पर आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हो उसको आप इंडिया के बाहर नहीं दे सकते। तो आपका 8 में से 5 पॉइंट डन। नाउ अगर मान लो कोई भी आपका एक किसी भी एंटिटी में कोई ज्वाइंट वेंचर या फिर आपकी होली और सब्सिडरी कंपनी है कोई, और उसको आप कोई एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, मतलब आप खुद की एंटिटी जिसमें आपका 100% स्टेक है, आपका ज्वाइंट वेंचर है, उसको आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और उस पे आप कोई कमीशन पे कर रहे हो, मतलब दैट इज कॉल्ड समथिंग व्हिच इज, आपको उल्लू बनाया जाता है कि अपनी खुद की एंटिटी को कुछ माल देने के लिए, माल बेचने के लिए, उसके लिए आप कोई एजेंट हायर करो कि मैं एक्सपोर्ट करवा दूं और उसको कमीशन पे कर रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी कमीशन आप एक्सपोर्ट्स पे नहीं दे सकते, जो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने ज्वाइंट वेंचर या होल सब्सिडी को आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस पे आप कोई कमीशन पे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये आपका सारा हो गया। आप बोलते हैं कि अगर आप कोई भी स्पेशल रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट, ये बेसिकली एक ट्रांजेक्शन किया जाता था, उसमें कोई भी आप कमीशन पे नहीं कर सकते। ठीक है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट विच इज अंडर द स्पेशल रुपी स्टेट क्रेडिट रूट वाला, उस पर आप पे नहीं कर सकते। बस का एक्सेप्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अगर आपको कमीशन पे करना है एक्सपोर्ट ऑफ टी या तंबाकू पे, तो उस पर आप 10% प्रॉफिट किसका, इनवॉइस वैल्यू, इसका इनवॉइस वैल्यू में 10% तक आप कमीशन पे कर सकते हो, दैट इज अलाउड टू। राइट, एंड पेमेंट रिलेटेड टू द कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, ये आपको अलाउ नहीं होता। मतलब इंडिया के बाहर क्या होता है ना, कि मिस कॉल किया जाता है, फिर वहां से वो लोग कॉल बैक करते हैं, तो उसके लिए जो आप फीस चार्जेस वगैरह होती है उसके लिए आप पेमेंट नहीं कर सकते, दैट इज आल्सो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। देयर आर 8 पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू बी make remember. Okay, now moving towards the schedule 2. What is the schedule 2? That is a foreign exchange. ठीक है,
इसके लिए आपको इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रायर अप्रूवल लेना होता है। देखो अब ये ना बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप मिनिस्ट्री वाइज याद कर सकते हो, जैसे कुछ कुछ मिनिस्ट्री। Okay, guys. So for Schedule 2 of the current account transactions rules, you have to take a prior permission from the five ministry. Okay, before taking any transaction, you have to take a prior permission from these ministry. Okay, there are the five ministries are there. First of all, the Ministry of Surface Transport. सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब आपका जब भी ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, information and broadcasting, and registration certificate from the director general. Okay, so there are the five kind of ministry: Ministry of Surface Transport, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Finance, information and broadcasting, and DGOS आपको registration certificate लेना होता है, right? So I'm sharing you from the study material. Okay, just see this that first of all, for the sake of Ministry of Surface Transport, we are see 3 points are there. Okay, Ministry of Surface Transport, Ministry of Surface Transport, and Ministry of Surface Transport. Okay, here. Okay, so there are 3 points where you have to take a permission from the Ministry of Surface Transport. Okay, first of all is अगर मान लो कोई PSUs है, ठीक है, कोई PSUs है, पब्लिक सेक्टर की कोई अंडरटेकिंग है और उसने क्या किया, कोई भी अपने गुड्स को मंगवा रही है किसी वेसल के थ्रू, इन दैट केस द रेमिटेंस ऑफ फ्रेट, उसको जो भाड़ा देना होता है ना वो, क्योंकि इसने गुड्स अपना कुछ भी गुड्स के साथ डील किया है वेसल में, तो उसको जब भी वो भाड़ा देती है उस गुड्स को उठाने का ढोने का भाड़ा, तो उसके पहले उसको मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट से परमिशन लेना होता है। ठीक है, इतना आपको याद नहीं हो पाएगा कि किसके किसको देना होता है एप्लीकेशन चार्टरिंग लिंक को, किसको किसको, इतना तो ही नहीं याद हो पाएगा, पर आपको मिनिस्ट्री याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री से आपको इन्फॉर्मेशन परमिशन लेनी होती प्रायर। फिर देन मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट में अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी पीएसयूज है, ठीक है, और वो सीआईएफ बेसिस पे, कौन से बेसिस पे, सीआईएफ बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस पेड बेसिस पे आपका, अगर वो कोई भी इंपोर्ट करती है ओशन के थ्रू, ठीक है, अगर कोई भी मिनिस्ट्री वालों को भी ओशन के थ्रू कोई भी इंपोर्ट करती है, कौन कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू ऑन द सीआईएफ बेसिस, तो उसको जब भी वो इंपोर्ट का जब वो पेमेंट करती है तो उससे पहले उसको मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट से परमिशन लेनी होती है। एंड द थर्ड वन इज अगर मान लो एक जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होता है, आप जानते हो डायरेक्टर जनरल शिपिंग, लोगों को कस्टम पड़ा था, वो एक क्या करता है, डिटेंशन रेट फिक्स करता है कि कोई भी, डिटेंशन रेट क्या होता है, जैसे कोई सामान आपको भेजा जाता है तो वो किसी भी चीज में कंटेनर में रख के दिया जाता है, वो कंटेनर को आप कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हो, ठीक है, उसके बाद जब आपका यूटिलाइज हो जाए तो वो कंटेनर वापस कर दिया जाता है या फिर कंटेनर को वो चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के लिए अगर वो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस फिक्स कर दे कि इतना रुपए पर कंटेनर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर उस रेट से ऊपर आप कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे कर रहे हो तो आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट से परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट से 3 पॉइंट दिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट, पहला अगर कोई भी पीएससी या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और अगर वो कोई भी वेसल को हायर करती है उसके लिए वो फ्रेट पेमेंट कर रही है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएससी सीआईएफ बेसिस पे कोई भी इंपोर्ट करती कहीं और किसी और कंट्री से ओशन के थ्रू, तो उसको पेमेंट करने के लिए उसको पहले परमिशन लेनी होगी। एंड द थर्ड वन इज अगर कंटेनर डिटेंशन चार्जेस व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, अगर उसके ऊपर अगर वो पेमेंट करती है तो उसको परमिशन लेना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पहले आपको कल्चरल टूर, अगर आप कोई भी टूर करते हो जो कि कल्चरल है तो आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से परमिशन लेना होता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर मान लो कोई पर्सन अगर वो यूएसडी $1 लाख के ऊपर का अगर वो प्राइज मनी पे करता है इंडिया के बाहर या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्पॉन्सरशिप करता है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्रिकेट मैच करवाया ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं इसके लिए मैं प्राइज मनी यूएसडी $1 लाख के ऊपर अगर पे करूंगी तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई अगर इंटरनेशनल स्टेट लेवल की जो भी आपकी स्पोर्ट्स बॉडी होती है अगर वो कराना चाहे, वो रेमिटेंस कराना चाहे तो उसको अलाउ, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक,
उसके बाद हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किस, तो अभी हम लोग क्या पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट में 3 पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 2 पॉइंट, एंड नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी या फिर पीएसयू की एंटिटी है, ठीक, अगर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है या फिर कोई पीएसयू की एंटिटी है, और अगर वो फॉरेन प्रिंट मीडिया, मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल्स पे अगर कोई भी वो एडवर्टीजमेंट देती है, पर उस एडवर्टीजमेंट में का पर्पस टूरिज्म को प्रमोट करना या फिर फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर लेके आना, या इंटरनेशनल बिडिंग जिसका अमाउंट रुपीज यूएस और यूएसडी डॉलर 10,000 के ऊपर नहीं है, ठीक है, ऊपर है, इन दैट केस आपको क्या करना होता है, परमिशन लेना होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो मैंने क्या बोला, कोई भी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग है, अगर वो एडवर्टीजमेंट कराती है फॉरेन मीडिया में, तो उसको हमेशा 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 लेना होगा। बट 3 केसेस है जहाँ पे इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से केसेस, अगर वो टूरिज्म का प्रमोशन कराती है, अगर वो एफडीआई का प्रमोशन कराती है, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आए इंडिया में, और या फिर वो इंटरनेशनल बिडिंग कराती है, तो उस केस में उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद तो हम लोगों ने क्या देखा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका एक और पॉइंट है, अगर आप मेंबरशिप लेते हो पी&आई क्लब की, तो उसका भी पैसा आपको भेजने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लेना होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट वी हैव डन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वी हैव डन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वी हैव डन। अब अगर मान लो कोई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मतलब कौन, जो कि बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन को चलाते हैं, वो कार भी चलवाता है, वो शिपिंग भी कराता है, ओशन में भी शिपिंग करवाता है, वो बस भी चलवाता है, ट्रक भी चलवाता है, बहुत चीज, मतलब सारे मोड्स जो होते हैं ना, सबको सब पे ऑपरेट करता है, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। अगर वो अपने एजेंट को, इसके इंडिया के बाहर एजेंट है, उसको कोई भी वो कमीशन पे करता है, तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, किससे, डीजीएस से, ठीक है, ओके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तो हम अगर कोई भी हायरिंग चार्जेस देते हैं कोई भी ट्रांसपॉन्डर के लिए, ट्रांसपॉन्डर मतलब होता है आपका रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हमारा टीवी चैनल्स आता है, या फिर कोई भी हम लोग इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट पहुंचाते हैं ना इधर से उधर, तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी अदर आउटसाइड इंडिया से कोई भी हम टीवी चैनल की सर्विसेज लेते हैं, कोई भी हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज लेते हैं, और उसके लिए अगर हम जो किराया उसका होता है ना मंथली, अगर उसकी हायरिंग चार्जेस देते हैं, तो उसके लिए भी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से पहले परमिशन लेना होता है, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ शेड्यूल 2। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया वापस जाना देखना। आई अवेयर कि बहुत सारा लेंदी हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉपिक है, पर अभी तो स्टार्ट है बेटे, आगे तो बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि एक टॉपिक कवर करो, फिर ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद फिर उस चीज को जो अभी तक पढ़ा उसको वापस से एक बार रिवाइज करो, उसके बाद फिर सेकेंड टॉपिक पे आओ, फिर उसको पढ़ो, फिर रिविजन करो, फिर क्लास देखो, ऐसे करो, एक साथ एक बल्क में इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है विद इन 2.5 लाख की लिमिट, यूएसडी 2.5 लाख के अंदर अंदर आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी ले सकते हो। अगर ये इस पर्पस के लिए है, तो आप कोई भी 2.5 लाख के अंदर अंदर ये कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर गए, किसी को गिफ्ट देते हो, अगर आप कहीं इमिग्रेशन के लिए गए, अपने क्लोज रिलेटिव को, जो आपका रिलेटिव है उसको मेंटेनेंस चार्जेस देते हो, आप अगर बिजनेस के लिए गए, कहीं पे आप बिजनेस मीटिंग करने के लिए गए, अगर आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हो, या फिर आप खुद अब वापस बाहर पढ़ रहे हो, अगर आपका खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के चेकअप के लिए आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो आपके साथ एक बंदा आपका अलाउड होता है, आपके साथ जाना उसको अलाउड हो जाता है, या फिर कोई भी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो इन सब ट्रांजेक्शन के लिए आप 2.5 लाख की लिमिट के अंदर अंदर, 2.5 लाख यूएसडी डॉलर की लिमिट के अंदर अंदर आप कोई भी खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपको खर्चा करना है, तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेना होता है, ठीक, यही सब बताया है। उसके बाद हाँ, ये बोलते हैं आपका कि जो आपका ऐसे पर्सन जो कि आपकी रेसिडेंट तो है, पर वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट, ये कौन लोग होते हैं, कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर है, वो कोई ना कोई जॉब या फिर असाइनमेंट कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, पर उसको 3 साल नहीं हुआ अभी, 3 साल के ऊपर अभी नहीं हुआ है, तो वो पर्सन रेसिडेंट तो कहलाता है, पर वो परमानेंटली रेसिडेंट नहीं कहलाता। और अगर वो किसी भी सिटीजन है, वो फॉरेन स्टेट का, क्योंकि फेमा एक्ट में हम लोग सिटीजन तो नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि 182 डेज से ज्यादा है और है या नहीं है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट में देखा था, उसके हिसाब से हम लोग रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। पर अगर मान लो
कोई पर्सन यहाँ का रेसिडेंट तो है पर सिटीजन यहाँ का नहीं है, फॉरेन का सिटीजन है, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे इंडिया में आया, उसको अभी 3 साल के ऊपर नहीं हो रहा है जॉब करते हुए, तो वो पर्सन रेसिडेंट तो कहलाता है पर वो परमानेंटली रेसिडेंट नहीं कहलाता। और अगर वो पर्सन पाकिस्तान का रेसिडेंट नहीं है और इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सिटीजन तो है पर वो क्या है, who is in deputation to the office or branch of a foreign company or subsidiary or joint venture in India of such a foreign company। का मतलब अगर वो कोई भी बाहर का, इंडिया के बाहर कोई कंपनी है तो उसका कोई भी अगर ऑफिस या ब्रांच है तो वहां पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में उसकी जितनी भी नेट सैलरी है, जितना भी वो पर्सन नेट सैलरी कमाता है उतना वो बाहर, इंडिया के बाहर भेज सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार प्रैक्टिस कर देती हूँ फटाफट। कोई भी पर्सन जो जो कि फॉरेन सिटीजन है और वो इंडिया में आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए है और उसको इंडिया में काम करते हुए 3 साल के ऊपर नहीं हुए, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड resident but not a permanent resident, and that person can make the remittance up to his net salary amount, okay, right। अब हम बात करते हैं कोई भी फैसिलिटी जो कि इंडिविजुअल के अलावा है, ठीक है, इंडिविजुअल के अलावा और भी फैसिलिटीज दी गई है, मतलब कॉर्पोरेट से आपकी कोई भी एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो उस केस में वो भी पेमेंट कर सकती है। केस में अगर इस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाता है तो उसको पहले रिजर्व बैंक का अप्रूवल लेना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 ट्रांजेक्शन है। पहला शेड्यूल 1 आपका प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, शेड्यूल 2 ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, एंड शेड्यूल 3 आपके ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, कोई भी पर्सन, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन डोनेशन कर सकता है, ठीक है। किस लिए डोनेशन कर सकता है? 3 पर्पस के लिए डोनेशन कर सकता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ चेयर इन अ रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर मान लो कोई इंडिया के बाहर कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहां पे अपनी एक चेयर क्रिएट करेंगे, मतलब कि अपनी एक पोजीशन, मतलब जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं ना, वहां पे बहुत सारी डायरेक्टर्स के चेयर्स होते हैं, एक एक चीज को, एक को बुक कराना, तो उसके लिए अगर वो डोनेशन देते हैं तो दैट इज अलाउड, ठीक है। But within a limit, I'm telling to you what is the limit, but within the limit that is allowed। And contribution अगर वो करता है किसी भी फंड में, ठीक है, एंड वो फंड इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली आप डोनेशन कर रहे हो, तो आपका डोनेशन का फोकस है, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो ना, आप किसी भी कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी फंड में, या फिर कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को या फिर ऐसी बॉडी को जो कि उसके सेम बिजनेस में, फॉर एग्जांपल अगर ये रिसर्च एक्टिविटी में, तो वो इंस्टीट्यूशन भी रिसर्च एक्टिविटी में ही होना चाहिए जिसको ये डोनेशन दे रहा है, ठीक है। तो अगर 3 लोग को ये डोनेशन देते हैं, कौन कौन सा फटाफट? यस, क्रिएशन ऑफ अ चेयर, then contribution to the fund and the contribution to technical institution। in that case maximum कितने लिमिट तक दे सकता है डोनेशन? देखो, their foreign earning in the last 3 preceding financial year, उसका 1%, ठीक है। मैंने क्या बोला? जितनी भी उसकी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसका 1% या फिर 5 मिलियन रुपीज विच एवर इज लेस, तो दोनों में से जो कम होगा उतना वो पे कर सकते हैं। इसका मतलब अगर वो उसकी अर्निंग ही नहीं कोई, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी डोनेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे विच एवर इज लेस वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी कमीशन अगर आप देते हो और इस लिमिट के ऊपर जाते तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। कितना कितना? अगर आप कोई भी, मान लो कोई भी इंडिया का, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा एक विला है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, मेरा एक बहुत सुंदर सा विला है, अगर मुझे उसको वहां पे बेचना है तो मैं वहां का एजेंट मैं हायर करती हूँ। आई एम सो सॉरी, आई सेड रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। देखो क्या होता है, अगर मेरा यहाँ का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है और मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी किसी बाहर वाले को बेचनी है जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, अगर मुझे उसको प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं एजेंट, क्या कितने रुपए तक मैं एजेंट को दे सकती हूँ कमीशन? 25,000 या फिर 5% ऑफ जितना मुझे सेल प्रोसीड्स मिला है, जितना मुझे सेल प्रोसीड्स उस बाहर वाले पर्सन से जितना मुझे पैसा मिला है उसका अप टू 5% मैं कमीशन दे सकती हूँ, या फिर यूएसडी डॉलर 25,000 विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी हायर होगा। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है यार, जितना आपने सेल प्रोसीड किया उसका 5% तक तो ठीक है, आप कमीशन दे सकते हो। नेक्स्ट होता है रेमिटेंस एक्सीडिंग आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, अगर आप कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर से, या फिर कोई भी आप अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए इंपोर्ट करते हो सर्विसेज, तो उस केस में मैक्सिमम आप यूएसडी 10 मिलियन तक
and USD 1 million, 10 million in the case of infrastructure project and 1 million in case of other consultancy services के लिए आप पैसे भेज सकते हो. But suppose अगर आप इसके ऊपर की लिमिट का अगर पेमेंट करते हो तो आपको RBI से परमिशन लेनी होती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये चीज, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो उस केस में आपको USD 10 मिलियन और अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज तो आप मैक्सिमम 1 मिलियन तक आप कंसल्टेंसी सर्विसेज चार्ज दे सकते हो. राइट. एंड इसके बाद हम बात करते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. व्हाट इज द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? जैसे कि MOA बनवाना, AOA बनवाना, कंपनी को रजिस्टर कराना, तो इन सब के सर्विसेज के लिए आप अगर कोई भी प्री इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के लिए अगर आपने इंडिया के बाहर से पैसा लिया था किसी से, अब उसको आप रीइम्बर्स करो, मतलब वापस दे रहे हो उसका पैसा कि हाँ ठीक है मैंने तुमसे पैसा लिया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, मैं तुमको वापस कर रहा हूँ पैसा, तो उस केस में आप मैक्सिमम कितना रुपीज वापस कर सकते हो? आप USD 1 लाख और 5% ऑफ जितना आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया था, विच एवर इज हायर. ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आज जितना आपके पास पैसा है तो उसका 5% तक आप उसको वापस कर सकते हो, जितना आपने इन्वेस्टमेंट लिया तो 5% या फिर 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख बहुत है आपके प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में, व्हिचएवर इज हायर, तो आप पे कर सकते हो बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन की. पर इससे ऊपर अगर एक्सीड करते हैं तो आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, फटाफट 5 थिंग हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि पढ़ा हम लोगों ने रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, डोनेशन, then commission for the sale of the residential property in India, then consultancy services for the infrastructure project and consultancy services for any other services. Right. अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी आप शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो और अगर आप RFC अकाउंट से करते हो. व्हाट इज द RFC अकाउंट? यस, क्या होता है RFC अकाउंट? एंड EEFC अकाउंट क्या होता है? बताओ फटाफट बताओ. RFC अकाउंट आपका होता है रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड EEFC अकाउंट होता है आपका एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट. ठीक है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट. तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आप शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में अगर आप RFC अकाउंट से पेमेंट कर देते हो, एंड अगर आप शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में EFC अकाउंट से पेमेंट कर देते हो आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, भले ही लिमिट को एक्सीड करे, दैट डजंट मैटर एट ऑल. ओके, राइट. पर अगर मान लो आप इन 3 चीज के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो उस केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी. क्या क्या चीज के लिए? अगर आप PNI क्लब का मेंबरशिप लेते हो, या फिर आप अगर रेसिडेंशियल, मैंने बताया ना, तो अगर आप सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट करते हो उसको परमिशन देते हो, या फिर आप कोई भी प्री इनकॉर्पोरेशन चार्जेस का आप लेते हो, तो उस केस में भी आपको, अगर आप भले EFC से कर रहे हो, पर इन तीनों ट्रांजेक्शन में आपको हमेशा प्रायर अप्रूवल लेना ही लेना होगा. राइट. ओके, राइट. एंड आप अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, आपको पता क्या होता है, अगर आप बाहर इंडिया के बाहर घूमने गए ना तो आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अपना बनवा सकते हो, उससे आप पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई पर्सन विजिट ऑन इंडिया है तो वो कोई भी शेड्यूल 3 का कोई भी एक्सपेंसेस वो इनकर कर सकता है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. ओके. Okay, so moving towards the next topic of the import and goods and services. मैंने इसके लिए एक short summary बनाई है, and you just need to be hear me, and after that just refer to the books. Okay, basically there's a 6-page total of the topic related to the import of goods and services. So I had make a quick summary of this. Okay, so let's have a look on this. First of all, what is the import of goods and services? आप कोई भी goods अगर इंडिया के अंदर मंगवाते हो तो सबसे पहले ये कौन रेगुलेट करता है, ये प्रोसीजर को कौन देखते हैं कि कैसे इंपोर्ट करना है, पेमेंट कैसे होगा, एक्सेट्रा. तो दैट इज शुड बी रेगुलेटेड बाय द DGFT, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो हम लोगों ने FTP में पढ़ा था ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रेगुलेट करता है. Authorized category 1 bank. Why I am giving such a pressure on this particular DGFT authorized category 1 bank, because MCQ में एग्जाम में पूछता है ये पॉइंट. MCQ में 2 नंबर का एग्जाम में आता है कि कौन सी कैटेगरी 1 बैंक, कैटेगरी 2 बैंक, कैटेगरी 3 बैंक, कौन सा बैंक इंश्योर करता है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड चीजों को, मैटर को कौन सा बैंक डील करता है. तो ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक बेसिकली इंश्योर करता है कि जितने भी आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट्स है वो आपका कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, जितने भी कंडीशंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो हम लोगों ने कस्टम में पढ़ा हुआ है वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक इंश्योर करता है. देन ऑथराइज डीलर, जो आपके ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक है, ये डीलर इंश्योर करता है कि जितने भी इम्पोर्टर जो होते हैं और एक्सपोर्टर हैं उनकी रिगार्डिंग में नो योर कस्टमर गाइडलाइंस मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके बारे में पूरी पूरी डिटेल्स वगैरह मेंटेन है या नहीं है.
ठीक। उसके बाद रेमिटेंस फॉर द इम्पोर्ट पेमेंट। आप जो भी इम्पोर्ट के लिए आप पेमेंट आपने जो भी कलेक्ट किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज किससे, ऑथराइज डीलर से, तो आपको अलाउ होता है कि आप उसको इम्पोर्ट के लिए पेमेंट कर दो आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड कि आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एक जितनी भी डिटेल्स को आपसे ऑथराइज डीलर मांग रहा है आपने उसको प्रोवाइड करा दिया हो, ठीक है। एंड देन आपका होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड एविडेंस। व्हाट इज दैट, कि जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज आप ऑथराइज डीलर से ले रहे हो, foreign authorized dealer check करते हैं कि whether this particular money has been utilized for the payment of the importer, और एविडेंस आपसे मांगते कि मुझे दिखाओ कि हाँ सच में आपने ये फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट के लिए ही यूटिलाइज किया, तो आपको एविडेंस के रूप में आपको फिर उसको देना होता है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, आपको IDTMS होता है उसको आपको देना होता है, उसको दिखाना कि यस आई हैड यूज दैट पर्टिकुलर मनी इन द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द मोड ऑफ पेमेंट, किसके थ्रू आप पेमेंट को करते हो, जो भी आप इम्पोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो पेमेंट कैसे करते हो आप, तो आप उसको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर मोड विच इज प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई कोई भी मोड प्रिस्क्राइब करता है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, आपको किसी भी बैंकिंग चैनल से पेमेंट कराना, बैंकिंग चैनल से पेमेंट कराने के लिए बेसिकली आरबीआई फोर्स करते हैं, क्योंकि इधर उधर से आप करोगे ना तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना बच जाए, तो इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए इसने प्रिस्क्राइब किया। ओके, पर इसका कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ कुछ जगह पे आप रूपी में भी पेमेंट कर सकते हो एक्सेट्रा, तो मैं आपको बताती हूँ, लेट्स हैव अ डिस्कशन। पहले सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। DGFT रेगुलेट करता है, अथॉराइज्ड कैटेगरी वन बैंक इंश्योर करते हैं कि FTP के सारे गाइडलाइंस कंप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहा है, एंड AD से आपको पैसा लेना होता है इम्पोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट के पेमेंट करने के लिए, और उसको एक डिक्लेरेशन देना होता है, उसको सारी सारी प्रोवाइड कराना होता है, डिटेल्स वगैरह देना होता है कि मैंने कहाँ कहाँ इस चीज को यूटिलाइज किया है, ठीक है। और आप पेमेंट कैसे करते हो, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से करते हो, पर कुछ केसेस में आपको अलाउड है रुपी वगैरह में पेमेंट करने। कौन कौन से केसेस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर घूमने गया, या फिर कोई इंडिया के बाहर वाला, आउटसाइड इंडिया वाला, मतलब मिस्टर स्मिथ है, वो इंडिया के अंदर घूमने आया, तो इन दैट केस ये दोनों पर्सन के जितने भी बोर्डिंग की, लॉजिंग की, वहां रहने का जितने भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, तो दे कैन, इट इज अलाउड फॉर देम टू मेक द पेमेंट इन द रूपी। ओके, एंड देन इफ यू आर परचेसिंग any, if you are importing any gold or any services, not, it is not important that you have to purchase only the ornament. In any form you have purchased the gold or silver from outside India, then in that case you can make a payment through the cross check. And सपोज करो इंडिया का कोई ऐसा कंपनी है, ठीक है, और ऐसा कोई डायरेक्टर है जो कि इंडिया के बाहर काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे इंडिया के बाहर वो काम कर रहा है, वो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, अरे यार होल टाइम डायरेक्टर होगा तो वो इंडिया में काम करेगा, क्योंकि उसका होल टाइम डायरेक्टर पूरा पूरा काम करना उसकी जिम्मेदारी है, तो ये पर्सन नॉन होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। और सपोज वो इंडिया के अंदर आ रहा है कोई भी मीटिंग वगैरह को अटेंड करने के लिए, तो उस केस में जितना भी उसका रेम्यूनरेशन है, जितना उसका सिटिंग फीस है, वो सब भी आप पेमेंट कर सकते हो, इसमें रुपीज में आप उसका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कि आप लोग किस किस कंडीशन में रुपी, क्रॉस चेक एंड रुपी में पेमेंट कर सकते हो, ठीक। अब ये पार्ट जो आपका ऐसा ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट क्या है, टाइम लिमिट बताता है, ठीक है। जो भी आप इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो इम्पोर्ट करते हो, तो उस आपको कितने दिन के अंदर अंदर, अरे यार सामान मंगवाओगे, सामान खरीदोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो कितने दिन के अंदर, लॉ आपको बताता है कि कितने दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो नॉर्मल केस जो होता है, आप नॉर्मली कोई भी गुड्स खरीदते हो तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना होता है। पर अगर मान लो आप कोई पेमेंट इसलिए रोके हुए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस गारंटी देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीनरी खरीदी इंडिया के बाहर से, और उस मशीनरी को मैं बोलती हूँ कि 1 साल तक ये प्रॉपरली काम करेगा, तो उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगी, अभी पेमेंट नहीं करूंगी। उस केस में ऑफकोर्स आप 1 साल रुकोगे ना, उसके बाद पेमेंट का परफॉर्मेंस देखोगे, प्रॉपरली परफॉर्म करे या नहीं करे, उसके बाद आप उसको पेमेंट करोगे। केस में तो आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए नॉर्मली केस में आपको 6 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। ओके, नाउ अगर मान लो किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट हो गया कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ गुड मटेरियल, यू हैव नॉट गिवन द प्रॉपर मटेरियल, यू आर नॉट गिविंग द मटेरियल एज पर माय स्पेसिफिकेशन, कुछ भी मैटर डिस्प्यूट हो सकता है, उस केस में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 3 ईयर का आप
आपको एक टाइम मिलता है कि आप उसके अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हो, 3 साल के ऊपर का टाइम नहीं मिलता। इन केस ऑफ डिस्प्यूट आपको मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। तो इसमें एक चीज होती है, इसमें क्या होती है, एक चीज होती है कि ये मैक्सिमम 3 ईयर आपको एक इंस्टेंस में नहीं मिलता। ऑथराइज डीलर जो होता है आपका चेक करता है, आपको 6 मंथ का टाइम पहले देता है, फिर 6 मंथ का टाइम फिर देगा, फिर 6 मंथ का टाइम देगा। मतलब एक बार में आपको मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम मिलता है, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर। ठीक है, पहली बात होगी। इसमें बहुत सारी चीजें, मेरी बात की तरफ ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ। इन केस ऑफ डिस्प्यूट आपका जो ऑथराइज डीलर होता है आपको एक बार में 6 मंथ का मैक्सिमम टाइम देता है कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर लो। अगर आप तब भी पेमेंट नहीं कर पाए, वापस से गए उसके पास, फिर आपको 6 मंथ देगा। मतलब एक टाइम पे आपको 6 मंथ का देता है, मैक्सिमम अप टू द ईयर ऑफ 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर का देता है। अच्छा, ओके। देन इसमें अनदर पॉइंट क्या है कि आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट में आप मस्त मजे ले रहे हो कि बैठ के अरे डिस्प्यूट हो गया, जबरदस्ती का केस ठोक डाला। तो उसमें आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन ये कि अगर मान लो ऑथराइज डीलर 1 साल के ऊपर, ठीक है, 1 ईयर के ऊपर अगर आपको मान लो ऑथराइज डीलर देता है कि ठीक है 1 साल बाद आप पेमेंट कर सकते हो, उस टाइम पे ऑथराइज डीलर चेक करता है कि कहीं आपके खिलाफ कोई सीबीआई का कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रहा है ना। या फिर वो चेक करता है कि आपका, अगर वो 1 साल के ऊपर आपको देता है, अलाउ करता है टाइम लिमिट, तो वो चेक करता है कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर का आउटस्टैंडिंग तो नहीं है ना। और वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ये है, USD 1 मिलियन, USD 1 मिलियन, या फिर 10% ऑफ एवरेज इम्पोर्ट आपने जो भी किया था, जितना भी आपका इम्पोर्ट रेमिटेंस आता है उसका एवरेज का 10%, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर 1 साल के ऊपर आपको टाइम देता है तो उसमें वो चेक करते हैं लिमिट कि USD 1 मिलियन या फिर 10% ऑफ द एवरेज इम्पोर्ट रेमिटेंस इन द प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लोअर, इसके ऊपर आपका अमाउंट ड्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये लिमिट याद करनी है। उसके बाद ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंडियन रुपी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन, इंडिया के बाहर तो कोई पर्सन है, ठीक है, वो विदाउट एनी लिमिट वो बाहर से इंडिया के अंदर पैसे भेज सकता है। हम तो खुश होंगे ना, वाह मेरे पैसे आ रहे, ठीक। पर वो पेमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, उसको करेंसी नोट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, वो बैंक के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ना ही वो ट्रैवल चेक के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे घपला होता है ना, करेंसी नोट मनी लॉन्ड्रिंग का एक मतलब एक डर सा हो जाता है, एक आप मनी लॉन्ड्रिंग उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप करेंसी नोट, बैंक नोट एंड ट्रैवल चेक के फॉर्मेट में आप नहीं भेज सकते। उसके अलावा कोई और मोड, मतलब क्या बच्चा बैंकिंग चैनल, ठीक है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आप अनलिमिटेड पैसा भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो कि इंडिया में लेके आ रहा है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपी को, उसको पहले कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। क्या भरना होता है? कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। किसको भरना होता है? कस्टम अथॉरिटी को, राइट। पर अगर मान लो आप जितना अमाउंट लेके आ रहे हो इंडिया के अंदर, अगर वो करेंसी के नोट में है, बैंक के नोट में है, या फिर आपके ट्रैवल चेक के फॉर्मेट में है, तो अगर उसका अमाउंट 10,000 USD डॉलर से कम है, 10,000 USD डॉलर से कम है, in that case you don't require to form the declaration form. And if you are bringing the money into the format of note, ठीक है, आप नोट करेंसी नोट लेके आ रहे हो, in that case आपका 5,000 USD डॉलर से कम है, तो that is allowed, no problem, no declaration is required. एंड अगर आप कहीं ओके आप मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ मलेशिया, ठीक है, मैं मलेशिया अगर गई, तो मैं अगर वहां से वापस इंडिया आऊंगी ना, तो मैक्सिमम मैं 25,000 रुपीज तक इंडिया में लेके आ सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एनी PRI विच इज गॉन आउटसाइड इंडिया मे ब्रिंग द मैक्सिमम कितना रुपीज, 25,000 मैक्सिमम वो लेके आ सकता है। और अगर वो मान लो नेपाल भूटान जाता है तो वो 100 रुपए तक लेके आ सकता है, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर नहीं ला सकता। ओके, तो हम लोगों ने यही सारी चीजें देखी कि ये सब चीजें हम लोगों ने पूरी पूरी देखी। तो आप एक बार इसको सुनने के बाद रीडिंग कर लो, आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप ये देख लो कि गारंटी, सो वन टॉपिक आप यहाँ से देख लीजिएगा, इशू ऑफ गारंटी बाय एन ऑथराइज डीलर। ठीक है, ऑथराइज डीलर क्या करता है? गारंटी भी इशू करता है। किस किसके फेवर में? अगर कोई भी आपने इम्पोर्ट की सर्विसेज, तो आपके बिहाफ पे, अगर आपने मतलब लोन के बिहाफ पे, क्रेडिट फैसिलिटी के बिहाफ पे आपने लोन लिया, ठीक है, मुझे थोड़ा दिन का उधार दे दो, इसमें आपको यहाँ पे गारंटी दे सकता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह सब कुछ ऑथराइज डीलर देता है। एंड
इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपको, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो नॉन रेसिडेंट और उससे आपने इम्पोर्ट किया सर्विसेज, तो इस केस में भी आपके बिहाफ को भी गारंटी देता है। ठीक है, आप देखो सर्विस प्रोवाइडर के केस में गारंटी का अमाउंट कितना है। ठीक है, देखो कितना है आपका, अगर मान लो आप कोई ऐसे सर्विसेज इम्पोर्टर है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं है, तो उस केस में एडी जो है मैक्सिमम $5 लाख तक का गारंटी का अमाउंट देता है। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इस केस में मैक्सिमम आपका $1 लाख तक का आपको गारंटी दिया जाता है। अब आप बोलो कि मैम यहाँ पे तो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट में कम अमाउंट गारंटी क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम $1 लाख तक आपका गारंटी बिना किसी अप्रूवल के लेता है, और उसके ऊपर अगर उसको गारंटी देना होता है तो वो प्रायर अप्रूवल लेता है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेने के बाद वो दे सकता है। राइट, ओके। नाउ अगर मान लो आपका कोई भी ओवरसीज लेसर है, मतलब कोई भी ऐसा कोई इम्पोर्ट है जिसमें बाहर की कोई पर्सन है, उससे आपने क्या किया, लेसिंग लीज पे कोई भी असेट लिए है। ठीक है, कोई ऑपरेटिंग लेसर उससे आपने लीज पे कोई असेट लिए, तो आपके बिहाफ पे भी ये कॉर्पोरेट गारंटी देती, कौन, ऑथराइज्ड डीलर आपके बिहाफ पे भी गारंटी देता है। ठीक है, this is our completion of import of goods and services. Right, now coming to the section number 6, capital account transaction. I understand कि बहुत ज्यादा टॉपिक है यहाँ पे, पर ठीक है, अब करना है, आपके पास टाइम मिला है, एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो ही चुके हैं, एंड यू डोंट नो व्हेन इट विल बी हैपनिंग, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन देख लो, समझ लो, इन फ्यूचर भी आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। Okay, so let's start it. Section number 6. What we have already done, that is a capital account transaction. Capital account transaction we have covered, na current account transaction. Capital account transactions are those transactions which alter the asset and liability of a person which is resident in India, and including the contingent liability of a person outside India. Okay, so we have already covered this. तो ये सब चीजें लिखी यहाँ से मेन आपका कि कोई भी पर्सन जो है ऑथराइज डीलर के थ्रू ही अपना फॉरेन एक्सचेंज को सेल करते हैं, ड्रॉन करते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कुछ कन्वर्जन होता है ना, वो ऑथराइज डीलर के थ्रू ही करते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, और सबसेक्शन 2 बोलता है, 6 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी आरबीआई है, ये बेसिकली हम लोग बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग भी रूल नहीं पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, हम लोग बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, फीमा एक्ट 1999 का बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, कि सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। उसमें बोला हुआ है कि रिजर्व बैंक जो भी होगा वो ऐसे ट्रांजेक्शन को बताएगा जो कि परमिशेबल है, ऐसे ट्रांजेक्शन को बताएगा जो कि किसी पर्टिकुलर लिमिट तक किए जा सकते हैं, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन को बताएगा जो कोई कंडीशन के बिहाफ पे आप कर सकते हो। ठीक, तो ये सब चीजें लिखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आपका ये सब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना। देखो, कोई पर्सन जो कि इंडिया का रहने वाला है, ठीक है, सपोज मैं, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि मैं एक्चुअली मैं बहुत दिन तक इंडिया के बाहर रहती थी, आउटसाइड इंडिया रहती थी, ठीक है, क्योंकि मेरा वहाँ पे बिजनेस था या कुछ भी कोई पर्पज के लिए मैं इंडिया के बाहर रहती थी। तो जब मैं इंडिया के बाहर थी अपने काम के पर्पज से, तो उस टाइम मैंने जितनी वहाँ पे इंडिया के बाहर मैंने मान लो सपोज मैं जापान में रहती थी, तो जापान में मैं जितनी भी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जितनी मेरी फॉरेन सिक्योरिटीज मैंने ली हुई है, या फिर जितनी भी मेरी फॉरेन करेंसी मेरी ली हुई है, मतलब मैंने कोई अकाउंट वगैरह अपना ओपन कराया था जापान में, वहां पे जितना मेरा सब चीज है ना, वो मैं भले पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ इस साल के लिए, पर जो पिछले साल मैंने जितना असेट वगैरह अपना क्रिएट किया जापान में, मैं उसको हेल्ड कर सकती हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका यही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, एक सर्कुलर निकाला इस बिहाफ पे, इसको क्लैरिफाई करने के लिए और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए कि क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या हम और क्या कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने जापान में कोई अपनी अकाउंट खुलवाया था, तो मैं अभी रेसिडेंट इन इंडिया बन चुकी हूँ, तब भी मैं वो अकाउंट अभी मेंटेन कर सकती हूँ, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई भी इनकम अर्न की थी, मैंने जापान में कोई भी इनकम अर्न की थी वहां पे आउटसाइड इंडिया, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे वहां पे दादाजी थे और उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट इनहेरिटेंस में दिया है, तो वो प्रॉपर्टी को मैं स्टिल अभी भी रख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी उसको रख सकती हूँ, भले मैं रेसिडेंट इन इंडिया बन चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आप
कोई भी आप फॉरेन एक्सचेंज को भी आप वहां पे रख सकते हो, फॉरेन करेंसी को भी रख सकते हो। और अगर मान लो मैंने उसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया था इंडिया के बाहर, तो मैं उसके इन्वेस्टमेंट की इनकम को जो मुझे अभी भी जनरेट हो रही है, मैं उसको भी इंडिया के अंदर लाने की मुझे कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं उसी फॉर्मेट में जापान में ही रख सकती हूँ उस सारी इनकम को जबकि मैंने जापान में कमाई थी। एंड उसके बाद आपका बोलता है कि आप जितने भी आपकी जितनी एलिजिबल एसेट है उसके साथ आप आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द मेकिंग ऑफ एनी पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वहाँ पे इमोरल प्रॉपर्टी था, मैंने उसको बेच दिया जापान में। अब जो मुझे पैसा मिला ना, उसको फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी, ऑफ कोर्स मुझे जापानीज येन मिला होगा बेचने पे वहाँ पे। तो मुझे पैसा मिला ना, मैं उसको किसी अदर पर्सन को पेमेंट करने के लिए उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। उसमें कोई भी मुझे आरबीआई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब जितना भी मेरा पैसा बाहर का इन्वेस्टेड है, उसको मैं कभी भी कहीं से भी कैसे भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। उसमें कोई भी मुझे आरबीआई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट। सो I have done this. Now coming to the next subsection number 5 क्या बोलते हैं? A person resident outside India may hold, own, transfer or invest in Indian currency security. अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? Person resident in India. अब हम किसके बारे में बात करें? Person who is resident outside India. ठीक, कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मान लो आपका डेनियल रेडक्लिफ, ठीक है। डेनियल अगर इंडिया में पहले रहता था और उसने बहुत सारी करेंसी, फॉरेन इंडियन की सिक्योरिटीज या फिर इंडियन कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने ली हुई है, और अब वो इंडिया का बाहर का रेसिडेंट बन चुका है, इन दैट केस वो अभी भी इसको ओन पोजेस वगैरह कर सकता है। इंडिया को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सब एलिब्रेट कर लिया। अब हम बात करते हैं, ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो किसके बारे में लिखा था? बेयर एक्ट के बारे में लिखा था, ठीक है। अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो किसके बारे में लिखा हुआ है? रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल याद करो बेटा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जब भी क्वेश्चन में आएगा देन यू हैव टू राइट इट डाउन, ओके। ये रूल याद करो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिशेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन 2000। ओके, सो इस रेगुलेशन में बेसिकली आपका 3 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, विच इज परमिशेबल ट्रांजेक्शन, which is on which the restriction cannot be imposed, and transactions which are prohibited. You are not allowed to do this. Okay, right. So first of all, we are going to do the permissible transaction. ऐसे कौन से transaction जो कि allowed है, आपको कोई भी problem नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन जो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को अलाउड है, ठीक। तो आई एम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ओके, आई एम ईशा, आई एम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सो व्हाट आर द ट्रांजेक्शन दैट आई कैन बी मेक? तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो, आई कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉरेन सिक्योरिटी, आई कैन टेक एनी लोन आउटसाइड इंडिया, आई कैन ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज आउटसाइड इंडिया, ओके, टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया में। मेरी मान लो कोई प्रॉपर्टी, तो मैं उसको आराम से ट्रांसफर कर सकती हूँ। आई कैन इशू एनी गारंटी टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आई कैन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट द करेंसी, आई कैन टेक एनी बोरिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, I can maintain, I can open any foreign currency account in India or outside India. I can taking any loan and overdraft from any company, and I can also undertake any kind of a derivative contract as well. ठीक है, मैं कोई derivative contract कर सकती हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, कोई सिक्योरिटीज को ले सकती हूँ आराम से, मैं किसी के बिहाफ पे गारंटी ले सकती हूँ, मैं लोन ले सकती हूँ, बोरिंग ले सकती हूँ। तो दिस आर द ट्रांजेक्शन व्हिच इज अलाउड टू द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, राइट। एंड अब हम बात करते हैं कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। देखो, आपको इसको लर्न नहीं करना, बस समझो कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या क्या चीजें कर सकते हैं, व्हाट आर द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन व्हिच इज परमिटेबल, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपको कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसके भी आप क्या, फॉर एग्जाम्पल डेनियल रेडक्लिफ अगर है, तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं? वो कोई भी इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके कैपिटल शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई भी इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी को भी गारंटी दे सकता है, किसी को लोन दे सकता है, किसी के बिहाफ पे गारंटी दे सकता है, कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अंडरटेक कर सकता है। तो दिस आर ट्रांजैक्शन व्हिच इज परमिटेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के स्टेक से, ये आप मतलब रट लो एकदम, कि 2 ट्रांजैक्शन ऐसे है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है।
कौन कौन से, एक अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन मतलब अगर आप प्रिंसिपल एंड रीपेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट का, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से कोई फॉरेन से आपने अगर बोरिंग ली तो आप उसको आराम से दे सकते हो। सेकंड होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मान लो आपने कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, और अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल फिक्स होता है कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए, और वो इसके नीचे आया तो उसको आप उस लेवल तक वापस से मेंटेन कर रहे हो। इसको बोलते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो उसको पर्टिकुलर लेवल तक लेके आना, इसको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रांजेक्शन को भी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक, ना हम पढ़ेंगे कि प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन जो कि आप नहीं कर सकते, आपको अलाउ ही नहीं, दैट इज प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, तो देखो 2.5 लाख के ऊपर आप फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों को मिला के 2.5 लाख के ऊपर आप कोई भी अमाउंट नहीं निकाल सकते, आपको पता ही बात। ठीक है, और कोई भी ऐसी करेंसी कंट्री, सॉरी, विच इज अ नॉन कॉर्पोरेटिव कंट्री, ठीक है, ऐसी कोई कंट्री है जो कि आपके साथ, इंडिया के साथ कॉर्पोरेशन नहीं कर रही है, या फिर जिसको फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स ने एक टेरिटरी डिक्लेयर कर दी है, उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन में आप कोई पैसा भेज नहीं सकते इंडिया के बाहर। जो अब 2.5 लाख का लिमिट है, उसके उसमें से कोई पैसा आप उसमें से बाहर नहीं भेज सकते ऐसी कंट्रीज में। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है आपका, क्या है ये, कि कोई पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, मेरी तरफ देखो, कोई पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रहता है, वो किसी भी, इन सब बिजनेस जो मैं आपको लिस्ट बताने जा रही हूँ ना, इन सब बिजनेस पैसे नहीं लगा सकता। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस, पहला बिजनेस आपका चिट फंड, बिजनेस ऑफ चिट फंड में वो पैसा नहीं लगा सकता। पर अगर मान लो चिट फंड का जो रजिस्ट्रार है ना, वो बात करके स्टेट गवर्नमेंट से मना लेता है, और जो नॉन रेसिडेंट है वो पैसा आपका कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू देता है, कोई बैंक के थ्रू ही भेजता है, एंड नॉन रिपाट्रिएशन मतलब वो वापस, एक पैसा लगा दिया इंडिया में ना, तो वो अपने देश में वापस लेके नहीं जा सकता। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो चिट फंड में पैसा लगा सकता है। आई होप आपको क्लियर है। यस, ओके। सो नेक्स्ट इज निधि कंपनी में वो पैसा नहीं लगा सकता, किसी भी एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन एक्टिविटी में कैन नॉट इन्वेस्ट द मनी, किसी भी ऐसे बिजनेस जो कि रियल एस्टेट बिजनेस है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस है, ठीक है, फार्म हाउस का कोई कंस्ट्रक्शन करता है, उसमें पैसे नहीं लगा सकता। पर जो रियल एस्टेट बिजनेस है ना, अगर ये रियल एस्टेट बिजनेस इस बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, इस बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसमें पैसे लगा सकता है। कौन कौन सा बिजनेस, अगर मान लो आपको कोई टाउनशिप बनाया जा रहा है, आप कोई रेसिडेंशियल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, प्रीमाइसेस बनवा रहे हो, आप कोई रोड्स बनवा रहे हो, कोई ब्रिजेस बनवा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई रिट में, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं रिट, रिट में अगर आप पैसे लगाते हो तो इसमें आपका अलाउड है। ठीक है, तो टाउनशिप में कोई भी आपका रेसिडेंशियल भी कमर्शियल प्रीमाइसेस है, कोई भी ब्रिज है आपका, कोई भी रोड है आपका, या फिर आप कोई भी रेट में पैसे लगा रहे हो तो आपको अलाउड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। एंड पांचवा आपका होता है टीडीआर, ठीक है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में भी पैसा नहीं लगा सकता, ऐसे कंपनी में पैसे नहीं लगा सकता जो टीडीआर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट। ओके, सो देन हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि आपका कहाँ का रहने वाला है, कोरिया का रहने वाला है, ठीक है, कोई भी पर्सन ऐसा जो कि आपका कोरिया का रहने वाला है, कोरिया का रेसिडेंट है, उस रेसिडेंट के सिटीजन है, तो उसके साथ कोई भी पर्सन डीलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया, आपका पहले से कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है कोरियन के रेसिडेंट के साथ, तो उस केस में जब भी आपका डिक्लेरेशन, जब भी नोटिफिकेशन इशू होगा कि आपको उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डे के अंदर अंदर आपको उस जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको आपको खत्म कर देना चाहिए, सेटल कर देना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिपाट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं रिपाट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स की। ओके, ये क्या होता है, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट ऐसा होता है कि जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रहने वाला है, जो कि हम लोगों ने सब सेक्शन 5 ऑफ 6 में पढ़ा था, कि मैंने पढ़ा था ना कि कोई पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक, पर इसमें एक कंडीशन है, अगर उसने वो ट्रांसफर किया, उसके उसके आउट ऑफ जो उसको प्रोसीड्स मिला ना, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर दैट प्रोसीड्स आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ले लेगी, तभी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये केस क्या है, any person who is right now is a person which is a resident outside India, पर वो एक्चुअल में क्या है,
that particular person is a citizen of India or that particular person is an Indian origin. For example, Priyanka Chopra ma'am. Okay. Right now she is suppose that she is going for outside India for any kind of business. Okay. And then right now वो इंडियन ओरिजिन की पर वो इंडिया के बाहर काम कर रही है, दैट इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गई, ठीक है। अगर वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करती है जो कि इंडिया के अंदर है, पर वो प्रॉपर्टी आपकी एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कौन सी तीन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए? एग्रीकल्चर फार्म लैंड, फार्म हाउस और कोई भी प्लांटेशन, मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजें प्रॉपर्टी, वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, वो सेल कर सकती है। अगर यहाँ पे इनको आरबीआई परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ इनको ऑथराइज डीलर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ऑथराइज डीलर इनको अलाउ कर सकता है, इनको आरबीआई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल वगैरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने खरीदा है अगर प्रॉपर्टी को, जिस केस में वो कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ उसके बाद हम बात करते हैं ईसीबी से रिलेटेड बात। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी रेसिडेंट प्रॉपर्टी है ना, जो अब प्रियंका चोपड़ा मैम ट्रांसफर करेंगी, अगर वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इन दैट केस वो मैक्सिमम कितने कर सकती है, कितने का प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करके जो पैसा उनको मिला है वो आउटसाइड इंडिया कितने प्रॉपर्टी का ले जा सकती है? सिर्फ 2 प्रॉपर्टी का, ठीक है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी का। अगर उसके ऊपर वो ट्रांसफर करती है, उसका पैसा लेके जाना है, तो किसकी परमिशन लेना होगा? आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए, तभी वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ईसीबी। ओके, तो ईसीबी के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगी, उसमें मैं ईसीबी को कवर कराऊंगी। तो राइट नाउ फॉर दिस टेक अब हम करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक। ओके, ईसीबी 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 हाँ, बड़ा है ईसीबी, बाप रे बाप। डोंट वरी, मैं आपके लिए कुछ जरूर करूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब तो नहीं गए है ना, ज्यादा हो गया है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ाई करो, बहुत टाइम है अभी, पता नहीं एग्जाम आपके तो प्रिपरेशन में के हिसाब से हो रहे होंगे ना, तो अब तो टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा, बैठ के पढ़ाई कर लो, क्या करना है, ठीक है। चलो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो बहुत सारा बड़ा पेजेस है, तो मैंने क्या किया, एक शॉर्ट समरी छोटू सा सिर्फ 2 पेज का आपका बनाया हुआ है मैंने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। तो आप उसको देखो। देखो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बताओ मुझे, क्या होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? देखो, ओवरसीज मतलब होता है कि इंडिया के बाहर कुछ करना, ठीक है। ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर है, any company which is incorporated outside India, if you are making any investment in case of a new company, if you are invested in the memorandum of the company, okay, आप memorandum को subscribe करते हो, या फिर अगर आप परचेस करते हो, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, तो आप उसमें अगर परचेस करते हो उसके शेयर्स को, कि आपका एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बन जाए उस कंपनी में। मैं क्या बता रही हूँ, देखो, अगर कोई भी नई कंपनी है ना, तो उसके मेमोरेंडम को आप सब्सक्राइब करते हो। अगर मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो उसके आप शेयर्स को खरीदते हो, शेयर्स को खरीदते हो इस तरह से खरीदते हो कि वो कंपनी आपकी ज्वाइंट वेंचर या फिर होली ओन सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, ठीक है। ओके, जिससे आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो जाता है कंपनी में, ठीक। तो आई होप आप समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? 2 लोग करते हैं, ठीक है। इसमें बताया कि 2 लोग करते हैं, कौन कौन से कर सकता है? इंडियन पार्टी कर सकती है एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो बेसिकली ये पूरा बताया गया ना, कितना आप मैक्सिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या रूट होगा, किसमें आपको परमिशन लेनी है, कौन से इन्वेस्टमेंट को परमिशन नहीं लेनी है, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई, ठीक है। ओके, सो आपको बताया गया कि अगर इंडियन पार्टी है, तो इंडियन पार्टी मतलब क्या? कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी जो होता है, उसको हम इंडियन पार्टी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ इंडियन पार्टी? इंडियन पार्टी मीन्स एनी कंपनी, एनी एलएलपी, एनी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक। और बाकी कौन कर सकते हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अच्छा, होली ओन सब्सिडरी मतलब जिसमें आपका एंटायर 100% शेयर कैपिटल आप इन्वेस्ट हेल्ड करते हो, और ज्वाइंट वेंचर मतलब जिसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो अभी तक का कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब कि वही आपका जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट ना एक पर्टिकुलर परसेंटेज का होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई यहाँ पे, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें ये आपके एमसीक्यू से पूछ सकता है, ठीक है, कि आपका
जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब उस कंपनी के आप थोड़े से आपने डेट वेट सब में आपने थोड़ा थोड़ा जो पैसा लेके आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, बहुत सारी कंपनी का आपने अलग अलग, तो कुछ का शेयर ले, किसी और कंपनी का आपने डेट ले लिया, किसी और कंपनी का आपने लोन ले लिया, तो इन सब करके आपने एक पोर्टफोलियो बनाया अपना, तो ये आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आता। ठीक है, ये आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। नाउ हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किस किस चीज में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन देखो, अगर आप इक्विटी में एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 100%, अदर प्रेफरेंस शेयर्स का अभी पढ़ो, मैं बताती हूँ उसका क्या रेलेवेंस है क्या नहीं है, अभी थोड़ा पढ़ लो, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये सब क्या चीजें हैं। अभी फिलहाल बस देखो फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी भी इक्विटी शेयर में या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में उसका 100% लेते हैं, इसको बोलते हैं 100% इन्वेस्टमेंट है। किसी अदर प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो कन्वर्टेबल नहीं है उसमें कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं है उसमें 100%, लोन का 100%, आपने कोई भी गारंटी दी है उसका भी 100%, मतलब अपने आपका कोई भी होल सब्सिडरी कंपनी में ज्वाइंट वेंचर है उसके बिहाफ पे आप अपने बैंक से गारंटी दिलवाते हो तो उसका भी 100% लेते हो, और बस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी का 50%। ठीक है, तो मतलब सबका 50, सबका 100%, मतलब शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, आपका डेट है, आपकी गारंटी, सबका 100%, बस एक का परफॉर्मेंस गारंटी का 50% लेते हैं। ओके, मैं बताती हूँ कि इसका क्या रेलेवेंस है, अभी फिलहाल आप देखो। ठीक है, आप आपका जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना वो किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो आप कैसे ओवरसीज एंटिटी में जो आप इन्वेस्टमेंट करो वो आप कैसे करो, तो उसका देखो दो रूट है। ठीक है, दिस इज टू रूट्स, एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जिसमें आपको कोई भी आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक अप्रूवल रूट होता है जिसमें आपको पहले प्रायर परमिशन लेना होगा आरबीआई से, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ऑटोमेटिक रूट में आपका तब कहलाता है, ऑटोमेटिक रूट कब कहलाता है, ऑटोमेटिक रूट कब कहलाता है जब आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो अभी हम लोगों ने देखा कि ये फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर आपके नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब, यस नेटवर्थ, व्हाट यू मीन बाय नेटवर्थ, नेटवर्थ मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अगर उसका आपका इन्वेस्टमेंट 400% तक है, या फिर आपका 1 बिलियन विच एवर इज लोअर, अगर आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट इतने इतने रुपए का है तो वो आपको ऑटोमेटिक रूट होता है, मतलब उसके लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो भी किया है फॉरेन में, अगर आपने अपने नेटवर्थ का 400% या फिर 1 बिलियन इनमें से जो दो गुना से लोअर है उतने हद तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ओके ओके, नाउ इट इज अ ऑटोमेटिक रूट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू डोंट रिक्वायर टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल कमिटमेंट का इंपॉर्टेंस है कि आप उसको कैलकुलेट करते हो, पूरा पूरा जितना भी अमाउंट उसका होता है 100% उसका लेते हो, जितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया, जितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया, सबको ऐड करते हो, और इसमें जितना आपने गारंटी दी है उसको 50% लेके आप पूरा ऐड करते हो, उसके बाद फिर 400% निकालते हो उसका, इसका नेटवर्थ का, और चेक करते हो कि क्या ये नेटवर्थ की 400% से ज्यादा तो नहीं है ना। ठीक है, तो आप ये चेक करते हो, उसके बाद आप पता करते हो कि आपको ऑटोमेटिक रूट में है या फिर आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, ऑटोमेटिक रूप में देखो मेरा और क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ईएफसी अकाउंट से एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट ना, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, दैट एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से अगर आप पैसा कोई भी इन्वेस्ट करते हो या फिर आप कोई भी अमेरिकन डिपॉजिटरी रेट से या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी से पैसे लगाते हो, तो आपका कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसे लगा सकते हो, उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई नेटवर्थ वेटवर्थ आप पढ़े ना उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, तो मतलब आप ईएफसी अकाउंट से अगर पैसे लगाते हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और बोलता है कि ओनली इफ द इंडियन पार्टी इज नॉट इन अ लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर, अगर डिफॉल्ट आपने नहीं किया ओनली देन आपको ऑटोमेटिक रूट अलाउड होता है। एंड इसका प्रोसेस क्या होता है, आपको ऑथराइज डीलर को एक फॉर्म सबमिट करना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, या फिर आप स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, देखो आप प्रोसेस कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप डायरेक्टली वहां पे जाके तो आप फटाक से उसको यूएसडी डॉलर तो दे नहीं दोगे, आपको तो अल्टीमेटली ऑथराइज डीलर के पास ना आना पड़ेगा अपने रुपीज को लेके डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए।
तो आप उसको ऑथराइज डीलर को फॉर्म देते हो एंड डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके देते हो, या तो आप स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। अब हम पढ़ेंगे अप्रूवल रूट क्या होता है। ओके, तो अप्रूवल रूट में देखो क्या होता है कि इसमें आपको आरबीआई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास जाना होता है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ओके, दैट एनी क्वेश्चन दे आस्क दैट इन द अप्रूवल रूट to whom you need to be submit your document with a declaration form. So you have to tell authorized dealer category 1 bank. Okay, right. Okay, so that is a prohibited investment. Okay, so this is something which is a different point. Okay, what are the prohibited investment in which you cannot make an investment in a directly? Okay, so the overseas direct investment आप किस चीज में नहीं कर सकते, दैट इज अगर कोई भी एंटिटी जो इंडिया के बाहर है अगर वो इन सब में इन्वॉल्व है तो आप उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। अगर वो आपका रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, मतलब रियल एस्टेट में काम करती है खरीदने बेचने का, या फिर टीडीआर का उसका बिजनेस है, या फिर कोई भी बैंकिंग बिजनेस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। 3 पॉइंट, ठीक है, 3 लोग, 3 जो ऐसे फाइनेंशियल फॉरेन एंटिटीज है, अगर वो इन 3 बिजनेस में रहेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउ करना अलाउ नहीं है। कौन कौन से बिजनेस? अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं वो एंटिटी, अगर कोई टीडीआर बिजनेस में या फिर कोई भी बैंकिंग बिजनेस में है तो आप उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पर देखो एक एक्सेप्शन दिया गया है, अगर ये रियल एस्टेट बिजनेस में तो है, पर वो क्या हम लोगों जो पढ़ा था ना, टाउनशिप, ब्रिज है, कमर्शियल इंटरप्राइजेस है, या फिर कोई भी आपका रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है, या फिर आपका रोड है, इन सबको बनाता है तो उसमें आपको अलाउड है, इसमें कोई भी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। so this is a completion of our uh, right. So now overseas doing investment by the residential individual का देख लो फटाफट, मैंने ये सब बता दिया आपको। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट मैंने आपको बता दिया, जॉइंट वेंचर क्या होता है, होली एंड सब्सिडी कंपनी क्या होता है, इंडियन पार्टी वी हैव डन। होस्ट कंट्री में मैं आपको बता दूं कि जिस भी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी जिस भी फॉरेन एंटिटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो एंटिटी जहाँ पे भी लोकेटेड है, जिस भी कंट्री में लोकेटेड है, उसको होस्ट कंट्री कहते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रूप मैंने आपको बता दिया, ये आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट का निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट ये है कि डिफॉल्टर लिस्ट वगैरह में नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑटोमेटिक रूप पे जा सकते हो, फॉर्म वगैरह करना होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। देन अप्रूवल रूट हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ये पॉइंट एक्स्ट्रा आपको ये देख लो कि जब ये अप्रूवल रूट देती है ना, जब अप्रूव करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या क्या चीजों को कंसिडर करके आपको अप्रूवल देती है। सबसे पहले देखती है वायबिलिटी क्या है, इसको करने का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देन देखते हैं कि ये जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारे इंडिया में जो ट्रेड चल रहे हैं उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक। तीसरा आपका कि आपका जो भी इंडियन पार्टी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी भी फॉरेन एंटिटी में, एंड जो फॉरेन एंटिटी जिसमें इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ढंग से परफॉर्म करे या नहीं करे, पैसा तो नहीं डूब जाएगा ना इंडियन पार्टी का। और फोर्थ, कितना एक्सपीरियंस है इंडियन पार्टी का उसके बिजनेस में जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सो almost we have done. Now from this topic export of goods and services I am dealing in a next detailed FEMA classes, okay। So until then पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए और अंडरस्टैंड करिए कि आपके पास तो एक्स्ट्रा टाइम है ना यार, आप तो आराम से कर सकते हो। तो चीजों को एक साथ बल्क में मत उठाओ, मैं आपको एक टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो उसको आप अपने टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हो। एक 2 टॉपिक पढ़ो, 3 टॉपिक पढ़ो, उसके बाद रेस्ट करो, वापस से रिवाइज करो उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ओके। एंड जितने भी यहाँ पे मैंने आप डॉक्यूमेंट यूज किए हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की समरी वगैरह, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। And please do more and more like this video and subscribe it and share with your friends so that your friend will also use this particular video, okay। Thank you so much. Until now please पढ़ते रहिए, bye bye, take care।